हेलो मेरे दोस्तों। आज मैं आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताने आया हूँ। डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो मैं पहले ही बताता हूँ कि आज की जो टॉपिक होगी वो बहुत ही शानदार टॉपिक होगी। बस आप बने रहिए। पहला बात ये है कि मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कुछ इसका प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि जेई का कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि किसी भी डिटरमिनेंट के मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, जब कुछ एलिमेंट दे दिया हो, किस तरह के एलिमेंट का यूज करके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो। इसी के साथ साथ कुछ मैं स्पेशल टाइप के डिटरमिनेंट भी बताऊंगा। तो आप बने रहिए। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग आसानी से देखेंगे कि आखिर डिटरमिनेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, क्योंकि हर एग्जाम में इसको आना लगभग लगभग तय रहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो आज की जो सेशन है उसमें जो बात तो होगी, तो उसका मैं दिखा देता हूँ कि आउटलुक है क्या। देखिए आज का जो आउटलुक है, तो इवेल्युएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, मतलब हम लोग बस जानेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे निकाला जाता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करके, मैंने पहले बताया कि उसके प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए और देखिए, मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बने हैं, और मैं आपको जेई के तैयारी में बहुत ही अच्छे लेवल से करा सकता हूँ। मैथ के बारे में, मैथ आपको इतना अच्छा मैं करा दूंगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैथ में, नीट जेई के एग्जाम में। तो कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं होता है कि मतलब मैथ जेई का बहुत ही टफ होता है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। बस प्रैक्टिस की जरूरत होता है। जो मैं बताऊंगा वो सारा चीज आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप क्वेश्चन बनाने में सफल रहेंगे। कुछ फॉर्मूला भी होंगे जिसको आपको याद करना होगा। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बने रहिए, शुरू से लेके अंतिम तक बने रहिए। आप देखिए फीलिंग आता है या नहीं आता है, एकदम मैं अंदर से फीलिंग ला दूंगा। इस टॉपिक को इतना आसान कर दूंगा और इतना मजबूत बना दूंगा आपके लिए कि आप भी बोलेंगे क्या सर, वाह, मजा आ गया। चलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि डिटरमिनेंट के बारे में ऐसा चीज है कि मैट्रिक्स जो है एक नंबर का अरेंजमेंट है, मतलब वो कुछ देता नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट का कुछ वैल्यू आता है। तो आइए देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि डिटरमिनेंट जो ना हमेशा और हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, मतलब रो और कॉलम इसमें हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसमें रो और बराबर कॉलम बराबर होते हैं, इसमें बराबर की भागीदारी रखता है। ठीक है, ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक है डिटरमिनेंट, अच्छा एक और बात, डिटरमिनेंट को वर्टिकल लाइन के अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट के वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमको फाइंड करने के लिए क्या है क्या नहीं हो तो हम लोग देखेंगे ही। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें रो कितने हैं, एक, दो, तीन, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इसका जो अगर साइज हमको लिखना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा। तो कितने रो है, तीन, कॉलम कितने हैं, तीन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन गुने तीन, ये आ जाएगा 9 एलिमेंट है हमारे पास। एक आसान सा मतलब ऐसे ही बता दिया। इसके बाद इसका ऑर्डर अगर देखें तो हम लोग ऑर्डर अगले स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर ये बताता है कि उसका साइज क्या है, उसमें एलिमेंट कितना है। तो इसकी ऑर्डर जो है ना, इसमें रो या कॉलम किसी एक को काउंट कर लीजिए, वही ऑर्डर देता है। तो इसका ऑर्डर, रो कितना है, एक दो तीन रो है, कॉलम कितना है, एक दो तीन, तो तीन रो तीन कॉलम है, तीन रो तीन कॉलम है, तो साइज क्या हो गया, तीन। मतलब इसके रो की संख्या एक,
लो मैं कर देता हूँ 2 और ये हुआ 3, 1 2 3। तो हमारे पास तीन तीन रो है और 3 कॉलम है, तो इसके जो साइज मतलब ऑर्डर जो होगा वो सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 ऑर्डर करने का मतलब हुआ कि इसका रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, तो 3 रो और 3 कॉलम हो गया। अब मान लीजिए कि किसी ने बोला कि बताओ इसका रो क्या होगा, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं देखूंगा कि इसका रो कितना, एक, कॉलम कितना, एक, तो मैं एक 1 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, मतलब एक हो गया। तो उसी तरह से ये होता है 2 3 4 6। मान लीजिए इसका ऑर्डर क्या बताएंगे आप, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, सॉरी 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ऑर्डर हमारा हो गया। एक बात मैं बता दूं तो उससे पहले कि थोड़ा सा मैं टॉपिक बता दूंगा, मैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, माइनर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। माइनर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आखिर माइनर होता क्या है। देखिए माइनर जो है, किसी भी मैट्रिक्स के माइनर निकालने के लिए, सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के हम लोग माइनर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास माइनर जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स है 1 0 1, ये हमारा डिटरमिनेंट है, और इसके किसी भी एलिमेंट का हम लोग को माइनर निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट के, जैसे देखिए मान लीजिए हमको इसका माइनर निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इसके रो को और कॉलम को हम लोग भूल जाएंगे, ये भूल गए, लो भूल गए, बचा क्या, उसको लिख दिया मैंने। तो माइनर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो मुझे इसे भूलना होगा, इसके रो और कॉलम को। मुझे आ गया 1 0 0 1, और इसका क्या करना है, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा माइनर, मतलब ये हमारा माइनर हो गया किसका, 1 का। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि आप इसका माइनर बताओ, तो क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट मार देंगे, ये और ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या। तो मान लीजिए माइनर निकालना है 3 का, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का, जिसके रो एंड कॉलम को मैंने हटाया, क्या आया, आया वही तो मैं लिखा, क्या है, 1 2 1 1, आया सो आया, गया सो गया। सो इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -1, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो किसी तरह के किसी भी एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा एक और टॉपिक हम बताएंगे, जबकि इसके डिटरमिनेंट के अंदर जाने से पहले, उसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर आप लोग बने रहिए, मजा लेते रहिए, जिंदगी का मजा, पढ़ने और पढ़िए और जिंदगी का मजा लीजिए, बाकी फिर तो सारा चीज है ही करना, कितना टेंशन लेकर के जिंदगी जिएंगे। आप पढ़िए, मजा लीजिए, बस पढ़िए मजा लीजिए, पढ़िए मजा लीजिए, इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए जरा ध्यान से, को फैक्टर के बारे में अगर हम बताएं, तो को फैक्टर भी एक आसान सा चीज है, जैसे माइनर हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 1 1 0 1 1 1 1। तो मान लीजिए कि हम लोग को फैक्टर निकालना है इसका, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं लिख देता हूँ को फैक्टर का फॉर्मूला, आसान सा चीज है। को फैक्टर को फैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए, इसको सी आई जे मैं लिख देता हूँ, तो मतलब आई रो जे कॉलम में, तो इसका जो को फैक्टर होता है ना, तो -1 पावर इसके रो और कॉलम के सम, यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस जे, और उसका माइनर, बस। मतलब माइनर को, माइनर में ही या तो माइनस साइन लगेगा या फिर वही रहेगा, तो माइनस साइन तब लगेगा जब इनका सम, मतलब आई प्लस जे जब हमारा ऑड हो जाएगा, तो माइनर को माइनस कर लगा देंगे, तो वो हो गया को फैक्टर। अगर ये इवन है तो माइनर ही रह जाएगा मेरा को फैक्टर। जैसे मान लीजिए हम इस पोजीशन के इसका माइनर निकाल रहे हैं, इसका मान लीजिए हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं,
क्या करेंगे, इसका माइनर पहले निकाल लेंगे। तो अगर M21 की बात करें तो जरा ध्यान से कि इसके रो इसके कॉलम और डिलीट मार दी, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ से वहाँ 1, मतलब ये हो गया 1। ये माइनर कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर की जब बात करें तो कोफैक्टर कैसे निकाले, तो देखिए 1 तो माइनर आ गया। अब इसका पोजीशन देखिए कौन सा पोजीशन है, तो ये पोजीशन जो है इसके एलिमेंट का पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों का जोड़िए कितना हो गया 3, 3 आ गया मतलब ऑड नंबर, माइनस लगा दीजिए बस हो गया। अगर ये इवन आया तो सेम टू सेम, अगर ऑड आया तो माइनस लगा देते हैं, बस यही है कोफैक्टर। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे की ओर जब चलते हैं, चलिए अब जो हमारा जो रियल जो चीजें हैं वो आया है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, यहाँ से आपको फीलिंग आएगा। यहाँ से जो टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट आ गया है। अब डिटरमिनेंट का असली मजा यहीं से शुरू होता है, और इससे भी अच्छा मजा तब आता है जब प्रॉपर्टी में हम लोग जाते हैं। तो जब जब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं तब तो और मजा आ जाता है। चलो ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट को हमें निकालना है। देखिए निकालने का तरीका क्या है, 2x2 मैट्रिक्स में बता रहा हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए लिखा हुआ है a1 b2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बीच में माइनस। चलिए यही हो गया। अब जरा इसको देखिए, इसके बारे में क्या कहते हैं, इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ गया, इसको 4 लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ गया, तो हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट -2 हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -2 है। अब फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में डालिए। इस क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में डालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। एक आसान टॉपिक क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आप उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, या फिर आप कैसे बनाते हैं आप अपने तरह से बनाइए, आंसर को कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर को पढ़ूंगा। आइए देखिए मैं निकालता हूं, मैं क्या बताया अभी कि 2x2 डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग इस तरह के इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो चलिए मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं, x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ x², अच्छा इसको माइनस को मैं पहले लिख देता हूं -x प्लस 1, ये हो गया। और इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेगा -x² इंटू x² प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, मतलब ये हमारा लिख चुका हूं, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, ये ना ये रे भाई क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो फिर तो दिक्कत तो हो जाएगा, ये तो जानना जरूरी है। आप 12th में हैं और आप नहीं जान रहे, ये जानना जरूरी है। ये जो है ये फैक्टर है किसका, ये किसका फैक्टर है भाई, तो ये है फैक्टर x² प्लस x² प्लस 1 का, ये फैक्टर है, ये आपको याद रखना चाहिए, ध्यान में रखिए। ये जो चीजें हैं ये इसका फैक्टर है, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x⁴ आ जाएगा, -x² होगा। ये देखिए x⁴ ने x⁴ को मार दिया, x² ने x² को धुम धुम गोली चला दिया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। तो ये 2x2 मैट्रिक्स के बारे में था। तो 2x2 मैट्रिक्स के बारे में क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डायगोनल में, फिर इस तरह का मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल। चलिए अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना, क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि जब आप जब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जेई के लिए तो क्वेश्चन क्या देता है, कुछ माइनर दे देगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, बोला माइनर ये है, उसका कुछ एलिमेंट ये है ये है, अब बताओ डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डिटरमिनेंट जो हम लोग माइनर के टर्म में से अपन जानना चाहेंगे, तो हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं वो माइनर के टर्म निकालते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, एक मान लीजिए मैट्रिक्स है ABCDEFGHK, ठीक है जी।
ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के बाद सॉरी ये एक डिटर्मिनेंट है और इसके इसको हमको क्या करना है कि माइनर के टर्म में इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के हम लोग एक्चुअली माइनर निकालते हैं। या सोचिए हम लोग जो एक्चुअली क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट निकालने का कोशिश कर रहा हूं मैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यहाँ पे ये है कि आप ना इसका किसी एक रो और या एक कॉलम के सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए। मतलब एक रो ले लीजिए और एक कॉलम ले लीजिए, सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसका माइनर हो गया, हम इस ये एक रो को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या करूंगा कि ए लिख दूंगा फर्स्ट, पहले मैं एक एलिमेंट लिखा और उसमें इसका माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट में यहां पे बी लिखूंगा और इसके माइनर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे पोजीशन में हमने सी लिखा और उसके माइनर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 1 3। और क्या करेंगे कि एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि 3x3 मैट्रिक्स में जो साइन बदलता है, यह स्टार्टिंग का प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक्चुअली आता है कहां से, ये आता है कोफैक्टर से। ठीक है, तो मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में। तो आप यहाँ पे क्या करें कि ये पहले एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरे निगेटिव, तीसरे पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, बस ये कर दीजिए, ये हमारा हो गया इसका डिटरमिनेंट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं M11। M11 का मतलब इसके रो इसके कॉलम को हटाएं, क्या हो गया ई के माइनस एच एफ माइनस बी इंटू, अब जरा देखिए M12 क्या हो गया, इसका रो और इसका कॉलम हटा दिए, बचा गया डी के, दिनेश कार्तिक आ गए जी। चलिए छक्का तो लगेगा आप। तो डी के माइनस जी, ओ हो गर्लफ्रेंड की बात भी आ गई। अच्छा 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 अच्छा, तब तो आप लोग का तो हो गया हो गया हो गया, अब मजा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी इंटू इसका 1 3, इसके रो इसके कॉलम को हटाए डी एच, क्या आया, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं ना थोड़ा सा इसको ये क्या आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो क्या आया है, सी इंटू इसका M2 का M13 कैसे आएगा, इसका रो कॉलम डिलीट कर दिया, डी एच माइनस जी ई। ठीक है रे भाई, ये हमारा हो गया इसका डिटरमिनेंट। तो हुआ क्या, को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये था हमारा माइनर, ये भी था माइनर और ये भी है माइनर। तो क्या मैं लिख दूं कि ये जो है मैट्रिक्स का माइनर के साथ जो होता है ये इक्वेशन फॉलो होता है। अच्छा एक ध्यान से अगर देखिए तो यही जो है, ये जो एलिमेंट है यही है कोफैक्टर, ये है कोफैक्टर, और यहाँ पे माइनस के साथ ये कोफैक्टर हो गया और ये फिर कोफैक्टर ये है। तो अगर कोफैक्टर के टर्म में लिखूं तो मैं लिख दूंगा a इंटू C11 प्लस b इंटू
C12 प्लस C इंटू C13, ये भी हमको डिटरमिनेंट देगा। मतलब ये भाई कि अगर हम एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग माइनर को ऐड करें, लेकिन उसमें कुछ साइन का दिक्कत ये आता है कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, ये माइनर के टर्म में। लेकिन कोफैक्टर के टर्म में क्या होता है, कोफैक्टर को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए, बस यही हुआ हमारा डिटरमिनेंट। चलिए आगे देखिए, तो अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन हम लोग आसान सा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो कुछ बेसिक पहले बना देते हैं कि 102.115.234 इस मैट्रिक्स का इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस सीधा सा आसान सा तरीका, बच्चा वाला खेल नहीं खेलेंगे हम लोग, बस करते जाएंगे। ये 1 आया, इसका माइनस निकाल दो, इसको ड्रॉ ड्रॉ कटा, ये कटा कितना बचा 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, यस यस। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे जाएगा माइनस, माइनस 0। अब देखो 0 जब आ जाए ना तो बड़ा ही मजा आ जाता है कि 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो हमको फिर काम करना ही का है भाई। तो 0 आया इनटू समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, एकदम नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं, ये तो लड्डू बना देगा। प्लस ये 2 इंटू स्क्वायर, ये हो गया 3 माइनस 2, हमारा कितना आ गया, बस यही हमको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, हमारा आंसर हो गया -9। पूछेगा सर एक मुझे ऑब्जेक्शन, आपने तो इसके थ्रू लिख दिया, आंसर आ गया, क्या यही आंसर अगर मैं इसके थ्रू ओपन करूं तो आएगा 100% आएगा, इसके थ्रू 100% वही आएगा। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आप ले सकते हैं, मैंने बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के उसका माइनर के निकाल लीजिए और उसमें फिर उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एक साइन का जो रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। किसी भी रोल या कॉलम ले लीजिए। अब कोई बोलिएगा सर एक और क्वेश्चन लगा दिखाओ, और किसी और से दिखाओ। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये है कि मान लो कि आपके पास है 1 2 3 और यहाँ पे 6 12 एंड 18 है, यहाँ पे 0 0 2 है। हम लोग को इसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे रो या कॉलम सिलेक्ट कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो, ताकि आपको कैलकुलेशन बच जाए, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग नो नीड टू राइट, ठीक है। वो तो 0 अपने आप में जो 0 से मल्टीप्लाई करके उसको रसूला बना देना। तो आइए देखिए हम क्या करें, क्या इसके थ्रू निकालूं, इसमें एक ही 0 है, क्या इसके थ्रू निकालूं, एक ही 0 है, इसके थ्रू निकालूं कोई 0 नहीं है, इसके थ्रू कोई 0 नहीं है, कोई 0 नहीं। अरे यहाँ देखो ना भाई, 2 रसगुल्ला पड़ा है, खाना है ना, चलो आओ क्या करें, 0 इंटू एनीथिंग आई एम नॉट गोइंग टू राइट। पहले साइन पहले एक बार चेक करते हैं, साइन क्या हो, यहाँ पे प्लस साइन होता है, माइनस प्लस, मैंने अभी जो बनाया था टेबल, तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर प्लस 0 इंटू आई एम नॉट गोइंग राइट एनीथिंग, 0 इंटू कुछ भी कहे के लिखे, -2 इंटू, अब देखिए इसके रो को इसके कॉलम को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 12 इंटू 1 12 माइनस, इन दोनों को देखिए तो ये जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 माइनस 0, हो गया हमारा पूरा रसगुल्ला हीरो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये बिना किए भी इसका आंसर हम लोग बता देंगे कि ये 0 है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का इंतजार करना होगा हमको। आइए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, मस्त से बनाइए। क्या है ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो समझिए गए होंगे देख के कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये डिटर्मिनेंट जो है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, इज आइडेंटिटी इन एक्स, देन फाइंड द
देन फाइंड द के। आपको के का वैल्यू पता करना है। आपको आइडेंटिटी तो पता होगा, आइडेंटिटी क्या है, चलो ध्यान से देखिए। जैसे मैं लिख दूं ए, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। और इक्वेशन क्या है, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये है, इसको इधर लाऊं तो एक्स इस, तो अगर एक्स निकालूं मैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 5, ये इक्वेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी है। आप क्या करें, इनको आप एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल तभी आएगा जब एक्स का वैल्यू रूट 5 दे दिएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तो हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप उसमें x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो जरा बताओ भाई क्या रखूं मैं, x का वैल्यू हमें k निकालना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है तो किसी भी वैल्यू के लिए सही है, किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई भी वैल्यू को मान लेगा। तो कौन सा वैल्यू मैं रखूं, आसान सा वैल्यू रखो ना भाई, ताकि मुझे, ये देखो यहाँ p भी हमको पता नहीं है, q भी पता नहीं है, और x का वैल्यू कुछ और रखोगे तो ये सब आ जाएगा। तो ये p भी नहीं पता, q नहीं पता करना, तो फिर से हम लोग का है माथा को दही बनाना। अरे भाई x का वैल्यू 0 डाल दो ना, सबसे आसान। देखो तो ये भी 0, यहाँ से यहाँ तक सब 0, हमारा k आ जाएगा, k इक्वल टू ये 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3, तो हम लोग को ये आसान बन गया। तो मैं लिख देता हूँ आराम से, यहाँ पे आ गया 0, जब मैं डालूंगा तो ये बन जाएगा 1 2 3, यहाँ पे बनेगा 2 3 1, यहाँ पे बन जाएगा 3 1 2, और इधर में बन जाएगा हमारा ये आइडेंटिटी था। अब निकाल दो इसका वैल्यू, चलो के का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, आप इसका डिटरमिनेंट को ओपन कर दो। कैसे ओपन करो, इसको निकाल देता हूँ, 1 इंटू इसको, इसको लिट मार दिया, कितना आया 6 माइनस 2 इज 4, -2 इंटू इसको देखो, ये गया 4 माइनस 3 1 आ गया, प्लस 3 इंटू, अब इसको देखो, ये गया बच गया 2 माइनस 9 -7, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 2 माइनस 21, मतलब -19 हो गया हमारा के का वैल्यू, के का वैल्यू -19 आ गया। आसान था, बहुत ही आसान था। अगर इसको आप ओपन करते एक्स में तो आता क्यूबिक क्या क्या, पता ना क्या क्या आता, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, 2-3 इक्वेशन बनाना पड़ता, 2-3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू फाइंड करके आपको क्या निकालना पड़ता। ये आसान बन गया। अब यह देखिए एक और आसान क्वेश्चन मैं देता हूं। चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक जाते हैं, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना बताऊं, बता ही नहीं सकता। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी की जब मैं बात करूं तो कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि द डिटरमिनेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एक्चुअली यहाँ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा, value of determinant remains unchanged when the row and columns are interchange। अच्छा देखो, कहता है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम बना देंगे, तो डिटरमिनेंट का कोई वैल्यू नहीं बदलेगा। ये जो प्रॉपर्टी नहीं, ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे अब एग्जांपल देखिए, ये दिया हुआ है, इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, a1 a2 a3, तो देखो ये यहाँ रो में था, इसको लिखा हुआ है यहाँ कॉलम में, ये यहाँ रो में था, इसको लिखा हुआ है यहाँ कॉलम में, ये रो में था, ये लिखा हुआ है कॉलम में, तो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम होगा, इसको ही तो बोलते हैं भाई ट्रांसपोज। इसका मतलब ये बताया कि ये अगर मैट्रिक्स ए है तो ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है,
और इन दोनों का डिटरमिनेंट जो होगा सेम होगा, ये कह रहा है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। अब कुछ एग्जांपल सकता हूँ भाई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे 1 2 है और 3 4 है, इसका एक मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो कितना हो गया 4 -6 -2 आ गया। और इसी का ट्रांसपोज मैं करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज जाएगा 1 3 4 2। अब इसका हम निकालते हैं तो 2 -12, इसका एलिमेंट में निकालूं, ट्रांसपोज में अगर लिख दिया गया, हाँ यस यस, एक सेकेंड ये 1 3 में लिखा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। हाँ, अब देखिए क्या हो गया, 4 -6 आ गया -2। ये देखिए इसका भी डिटरमिनेंट -2, इसका भी डिटरमिनेंट -2, मतलब हम ट्रांसपोज किए तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये एक आसान सा प्रॉपर्टी था। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्यों देखते हैं। प्रॉपर्टी कहते हैं द वैल्यू डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब रो और कॉलम विल, एक रो और एक, the value of determinant, the value of determinant changes in the sign if two rows columns are interchange। कह रहा है ना कि अगर कोई दो रो को इंटरचेंज कर दोगे, पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, या दो कॉलम के पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है A1, अच्छा एक मिनट, हाँ A1 B1 C1, देखिए A1 B1 C1 यहाँ लिखा हुआ है, A1 B1 C1 यहाँ है, और यहाँ पे क्या है A2 B2 C2, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इसको ना यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये इंटरचेंज हो गया। तो इसको जब इस तरह की इंटरचेंज हम लोग करेंगे तो हमारे डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं होगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा इस सिर्फ माइनस आएगा, यहाँ टाइप जो मिस्टेक है ये माइनस आ जाएगा। अब एग्जांपल जानते हैं, एग्जांपल से मतलब एग्जांपल ये है कि 1 2 और 1 3 ले लिया मैं, अब इसका डिटरमिनेंट मैं निकाल लेता हूँ तो कितना हो गया 3 - 2 1 आ गया। और मैं इसको अब चेंज कर इंटरचेंज करता हूँ, मतलब इसको ना यहाँ ला देता हूँ और इसको यहाँ ला देता हूँ, तो पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ। तो 1 3 1 2, अब देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। जरा ध्यान देखिए, डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, किसमें चेंज हुआ, सिर्फ साइन में चेंज हुआ। तो एक बार मतलब एक इंटरचेंज होगा तो साइन माइनस हो जाएगा, दो इंटरचेंज होगा तो अगेन माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये कि इवन टाइम इंटरचेंज इवेंट टाइम इंटरचेंज डज नॉट, इवेंट टाइम अगर चेंज होगा तो इवेंट टाइम इंटरचेंज डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी भी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर डेल्टा है और उसको हमने एन बार चेंज किया तो कैसे आएगा, एन बार अगर चेंज किया है रो को, एन रो को, कॉलम को, मतलब एन रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या एन कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा -1 पावर एन और डेल्टा। मतलब उसमें सिर्फ -1 का ही खेल है। अगर ये इवन टाइम होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस ये एन हो जाएगा, इवन इवन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये और टाइम इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यही है। एक एग्जांपल से समझ लें क्या, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए A1 B C
DEFGHI। अगर ये डिटरमिनेंट अगर मैं निकाल लूं कि ये अगर डेल्टा है, तो हम क्या करते हैं कि इसका एक रो को मैं इंटरचेंज करता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं DEFABCGHI। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डेल्टा। क्यों भाई? क्योंकि एक ही बार मुझे चेंज हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहां से मैं यहां कर लेता हूँ इंटरचेंज। तो ये हो गया GHI ABCDEF। अब क्या करूंगा, मतलब क्या किया, मैं इसको भी इंटरचेंज कर दिया। तो एक इंटरचेंज यहाँ हुआ और एक इंटरचेंज यहाँ हुआ। कितना बार इंटरचेंज हुआ? दो बार। तो दो बार अगर इंटरचेंज होगा तो साइन क्या होगा? दो बार -1 के पावर 2 मतलब प्लस, कोई चेंज नहीं होगा। इवन टाइम इंटरचेंज कोई चेंज नहीं, इसका आंसर भी डेल्टा ही होगा। दैट्स ऑल। यही है प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। हाँ, अगर दो मैट्रिक्स है, अगर दो डिटरमिनेंट हैं, उसके दो रो या दो कॉलम सेम आ गया या फिर प्रोपोर्शनल आ गया, तो उसका वैल्यू 0 होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, ये इस रो को देखिए और इस रो को देखिए, ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। क्या इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं? इस वैल्यू का क्यों निकाले भाई? इसको निकालना क्या है, क्यों निकालें इसको? देखो तो ये रो और ये रो दोनों तो बराबर हो गया। दोनों बराबर है तो दो रो जो है आइडेंटिकल है, सेम है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 0। काहे भी निकालना है? अच्छा ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये है भाई, देखो ध्यान से देखो, आराम से देखो, 1 2 3 अगर है और ये है 3 6 9 और ये है 2 -1 5, ये एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? तो अब जब पहला को देखो, अब पहले रो और दूसरी रो को देखो, क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है? तो मतलब इस रो, ये रो जो आया है R2, ये जो है ना R1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसको क्या आएगा वैल्यू? और हमको क्या निकालना है भाई? ये प्रोपोर्शनल हो गया, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल और देखो, एक और एग्जाम देख लो, आसान सा एग्जाम्पल है। -1 1 5 1/2 -1/2 -5/2 और 1 2 5। क्या आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। अब पहले हम थोड़ा सा चेक करते हैं भाई, ये R1 और R2 में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो R1 है और ये R2 है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें -1/2 से डिवाइड हुआ है। ये -1/2 +1/2 हो गया, ये -1/2 है, -5/2 हो गया, तो ये तो प्रोपोर्शनल हो गया ना। अरे वाह, क्या बात है, यही बोलते हैं प्रोपोर्शनल। कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो गया या फिक्स नंबर से डिवाइड हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा भाई, क्यों सोल्व करना, 0 हो गया। और क्वेश्चन देखो भाई, और क्वेश्चन, मजा नहीं आ रहा है, मजा और लो, और देखो और क्वेश्चन देखो, मजा जब तक फीलिंग ना आए तब तक करते रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन कि भाई ये बताओ, तो क्या रो में ही ऐसा होता है या कॉलम में भी? मैं बोला रो और कॉलम दोनों में एप्लीकेबल है। जैसे देख लो, अब है ये 1 5 और 10, यहाँ मान लो कि 3 15 30, यहाँ पे हो गया 0 0 1, ये कितना हो जाएगा? देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है भाई, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गया, इसमें पर 15 13, इसका डिफरेंस 0। अच्छा कॉलम वाला एग्जांपल दे दो सर, कॉलम के लिए भी दिखा दो। चलो आओ देख लो कॉलम के लिए, 1 2 4,
यहाँ पे 3 2, ठीक है, ये 6 और यहाँ 4, यहाँ 0 1। जरा देखो ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या लग रहा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऑब्टेन हुआ है। ये दोगुना, इसका भी दोगुना, इसका भी दोगुना, मतलब ये प्रोपोर्शनल वैल्यू 0। अच्छा एक बात और हमको लिखाते हैं, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ, if all element of any row or column are 0, if all element of any row or any column are 0, then determinant value will be will be 0। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो पूरा का पूरा 0 है या एक कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, लो भाई एग्जांपल देख लो। ये है, मान लो कि अगर यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 1 9 7 इसका एलिमेंट निकालना है। अरे भाई ये 0 0 देख लिया, सारा एलिमेंट 0 है तो क्या है कि निकालने का 0 हो गया। देखो ना, 0 इंटू कुछ भी ये आएगा, 0 इंटू कुछ भी रसगुल्ला हो जाएगा। फिर ये रसगुल्ला इंटू इसका को फैक्टर ये कुछ आएगा तो भी वो रसगुल्ला हो जाएगा। और 0 ये रसगुल्ला इंटू इसका कुछ आएगा तो भी रसगुल्ला हो जाएगा। रसगुल्ला प्लस रसगुल्ला इक्वल टू रसगुल्ला, तो डोंट से 3 रसगुल्ला। ओके चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और जरा कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को बना ले। क्या ऐसा करें इसमें, क्या ऐसा कुछ करें हम, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, इसको प्रॉपर्टी, एक अगला प्रॉपर्टी से हम इसको बनाएंगे। एक सेकेंड, इसको एक बार देखिए। ये क्या कहता है, इफ द एलिमेंट ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ लीडिंग डायगोनल्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। कह रहा है ना कि अगर एक लीडिंग डायगोनल जो है ना उसके ऊपर या नीचे या दोनों साइड सब के सब एलिमेंट 0 हो गया तो डिटरमिनेंट निकालना आसान है, सब डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल ये देखो, अगर ये मैट्रिक्स को, ये डिटरमिनेंट को देखो तो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल है ये। इसके ऊपर का एलिमेंट सारा के सारा 0 है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 3 3 आंसर 9 आ गया। अब दूसरा देख लो, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट ऐसा है कि 1 0 0 2 0 1 0 0 ये 0 और ये 4, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो क्या देखूं मैं, ये लीडिंग और डायगोनल है, इसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 0 4 का प्रोडक्ट हो जाएगा 0 ओवर। अच्छा एक और देख लो, 1 0 2 0 0 3 0 0 0, ये भी 0 कर दो और ये 2 कर दो, इसका एलिमेंट निकालना है। ज्यादा ध्यान से देखो, ये लीडिंग डायगोनल हुआ, इसके ऊपर और नीचे सारा एलिमेंट 0, आंसर हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट कर दो 4 हो जाएगा बस। अच्छा इसके बारे में आसान सा चीज है, ये देखो ज्यादा ध्यान से, ये प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या बात है भाई। हाँ देखिए, कहता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में के वैल्यू से कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप उसके कोई एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करो। मतलब कोई एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो और उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। आप सारे चीज में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यही है। देखिए एक कांस्टेंट है
और उसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। कोई बोलेगा सर हम सेकेंड रो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कर ले तू, के इंटू A2 के इंटू B2 के इंटू C2 और यहाँ पे A1 B1 C1 A3 B3 C3। भाई इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सारा तीनों का तीनों सेम है। किसी ने बोला सर यहाँ करेंगे, कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने बोला सर कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सेम होगा। कैसे, देखो के A1 के B1, कॉलम में करना है ना, एक मिनट, तो के A2 के A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। कोई यहाँ नहीं, यहाँ कर, आप यहाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो या कॉलम में, ठीक है। या कॉमन भी अगर लेना हो तो किसी एक रो से या एक कॉलम से, पूरे एलिमेंट से आप कॉमन ले सकते हैं। आओ चलो ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से सोल्व करो, ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें ए कॉमन ले लेना चाहिए? क्या इसमें कॉमन ए है, मैं ले लिया, ए कॉमन ले लिया, क्या बचा? अच्छा क्या आपको लगता है कि यहाँ से हमें बी कॉमन लेना चाहिए, तो मैं बी भी कॉमन ले लिया। क्या आपको लगता है यहाँ से सी कॉमन ले लेना चाहिए, सी ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचा बी, यहाँ पे बचा सी। अब यहाँ से बोलो क्या निकाल लो कॉमन, मैंने निकाला बी, तो क्या बचा ए बी सी। यहाँ से बताओ भाई क्या कॉमन आ गया, तो यहाँ से सी कॉमन आया था, तो ये क्या बचा ए बी सी। और अभी भाई हमने पढ़ा था कि कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, रसगुल्ला। बस खा ले रसगुल्ला, हो गया, बन गया। देखो ना, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 जो है एकदम सेम टू है, सेम टू सेम है, डिटरमिनेंट 0 हो गया। ठीक, आगे देखो। अब ये कहता है, हाँ ये जरा कॉन्सेप्ट आसान से है, आसान है, समझने लायक है। जरा ध्यान से देखो, अगर कोई रो या कॉलम दो एलिमेंट के प्रोडक्ट है, सम है, तो उसको अलग अलग मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। जैसे कैसे, इसको अगर दिया है तो हम लोग क्या करें, एक मिनट ध्यान से सुनना। हमें इसको तोड़ रहा हूं, उस समय मैं इन दोनों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, एकदम छोड़ दूंगा, तू भाई ऐसे ही रहा। मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखो, इसके एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को सब क्यों मैं लिख रहा हूं, तो होगा A1। इन दोनों को मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला, तो यहाँ B1, यहाँ C1, इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं मैं, इसको कॉपी कर दूंगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, अब दूसरे एलिमेंट को मैं दिख रहा हूं, तो यहां हो जाएगा X Y Z। अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, तो A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यही प्रॉपर्टी बता रहा है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, अच्छा सा क्वेश्चन करूंगा, आप ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी का कहना यही है। आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है। कैसे? मैं इसको ना, इसको ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जिस समय इसको तोड़ रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, चलो ध्यान देखो, A1 B1 C1, यहाँ पे मैं लिखा A1 A2 B2 C2 और यहाँ पे A3 B3 C3। मैंने पहला और तीसरा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, प्लस
फिर से पहला और तीसरा सेम टू सेम रहेगा, पहला और तीसरा सेम टू सेम रहेगा, पहला और तीसरा सेम टू सेम रहेगा। कैसे भाई? ये हो जाएगा हमारा अच्छा, एक मिनट में थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये देखो A1 B1 C1। हाँ, अब इसके बारे में बताओ भाई, इसको क्या लिखूं? A1 पहला तो कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, दूसरा में छेड़छाड़ करेंगे, 3A1 3B1 3C1। इसका बता भाई, इसको क्या है? A3 B3 C3। अब जरा बताओ इसको, इसका आंसर क्या होगा? इसको देखो ध्यान से, देखो ये रो और ये रो क्या हो गया भाई, बराबर तो है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलो भाई, इसको तो मैंने 0 बोल दिया। इसके बारे में बताओ जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लाया गया है, तो प्रोपोर्शनल हो गया। अरे हाँ, अब प्रोपोर्शनल का आंसर क्या होता है? 0। तो ये भी 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ये है ब्यूटी ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे क्या करना होता? आपको A1 इंटू ए, आपको कैसे करना होता? फिर A1 इंटू ये, B1 इंटू ये, C1 इंटू ये, और उन लोगों को मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा सा टर्म आता है, उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते 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 तब जाके 0 आता, लेकिन समझ रहे हैं ना क्या आता? और ये तो बहुत जल्दी बन गया। तो ये है प्रॉपर्टी का यूज करने का तरीका। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन में अब हमको बनाना है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओ? आप लोग इसको होमवर्क लिख लो, आप कोशिश करो कैसे बनाओगे। मैं होमवर्क दिया मतलब तुमको खुद से बनाना है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अब जब ध्यान सोचो सोचो सोचो, अभी जो हमने जो लिखा यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को जब मैंने लिखा, उसमें आपको देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे लिखा। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि अगर कोई समेशन डिटरमिनेंट के बाहर दिख जाए, समेशन अगर डिटरमिनेंट के बाहर दिख जाए, तो अंदर भी ये समेशन जा सकता है, और ये अंदर समेशन उसी के साथ जाएगा जो वेरिएबल होगा। मतलब नहीं समझे सर? मतलब ये है दोस्त, आप लोग, मैं इसी क्वेश्चन को बना देता हूँ, देखो लो आपका होमवर्क ही निकाल देता हूँ, आपको आसान कर देता हूँ भाई, आप लोग को होमवर्क से फ्री कर देता हूँ लोग। लेकिन ये होमवर्क रहेगा, खुद से आपको बनाना पड़ेगा। आप खुद से घर पे बनाएं, बैठे बैठे कुछ तो करें, आप इसको फिर से बनाएं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, फिर से आप दोबारा इसको बनाइए। देखिए, अगर हमको ऐसा लिखा है कि समेशन ए एक्स है, मतलब हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स। तो हमारे पास जो समेशन अंदर जाएगा, तो हम जब समेशन ए एक्स निकालूंगा, तो हमारे पास जो समेशन जाएगा वो अंदर जाएगा एक्स के साथ, जहां एक्स है वहां कांस्टेंट के साथ नहीं जाएगा। तो हमारा एक्स ये है, यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा कांस्टेंट मतलब एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 770, और ये हो गया 6030। ठीक है। अब भाई बताओ, अब आपने 11th क्लास में तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा होगा एपी, उसमें एपी जीपी तो आपने पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा समेशन ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, अगर याद हो तो। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है, और समेशन ऑफ एन क्यू जो होता है इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि n+1/2 का स्क्वायर हो जाता है। ये तो पढ़े होंगे, बस वही बात को यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आ गया हमारा, यहाँ पे मैं
इंटू एन प्लस वन में लिख दिया बाई टू। यहाँ पे क्या लिखूं, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, 135, और यहाँ पे आ गया 110770, और यहाँ पे आ गया 6030। अब ये तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो, हमें ये कॉलम नंबर 1 से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 2n प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ पर क्या बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई फोर। बस अब आगे आप प्रॉपर्टी लगाओ, अब उसका n का वैल्यू लगाओ और आंसर पाओ। आंसर हो जाएगा जीरो, आंसर हो जाएगा जीरो। जैसे अब n का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाला तो ये वाला आइडेंटिकल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ये हो जाएगा। ये होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करो। ठीक है, आगे देखिए, ये जेईई मेंस ने पूछा है 2023 में। बस एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है भाई, एकदम लॉलीपॉप। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, एकदम मस्त वाला है। देखो हमने क्या कहा कि भाई समेशन डी के निकालना है, दिया है 96, तो डी के मतलब समेशन, इसका समेशन करना होगा। तो मतलब समेशन किसके साथ जाएगा, वेरिएबल के साथ जाएगा। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो के है, तो समेशन के वाले रो में जाएगा या के वाले कॉलम में जाएगा। तो के वाले रो में लाओ भाई, तो मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ डी के, ये आ गया हमारा। तो समेशन ऑफ वन, समेशन ऑफ टू के, समेशन ऑफ टू एन माइनस वन, टू के माइनस वन, और ये है, ये तो सबके सब सेम रहेगा भाई, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। ठीक है, अब जरा इसका वैल्यू 96 दे चुका है। सोचो सोचो सोचो, मैं क्या इसका समेशन जो है 1 को n लिख दूं, हाँ, समेशन 2n को क्या लिखूं, n इंटू एन प्लस वन, और टू टू कैंसिल हो गया। और इसका देखो ये क्या लिखूं भाई, ये इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सम जो होता है n स्क्वायर होता है, तो मैं इसको n स्क्वायर लिख दूं। अच्छा, यहाँ पे भी n था, और ये हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस टू, और इसका वैल्यू है 96। फाइंड n, क्या आप n फाइंड कर लोगे? अब n तो निकल जाएगा ना, बस n निकाल लो। बस ये n को अब कैसे सिंप्लीफाई करें इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टी में, कि आखिर इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टी में और अगले क्लास में। ठीक है, और इसको मैं अगले क्लास में सोल्व करूंगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। एक बार फिर से मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला रहा हूँ, सारे जेई का मैं पूरा कंटेंट यहाँ में ला रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट में ला रहा हूँ। आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए और आप इंजॉय कीजिए, आपका मैथ मस्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।